तो टू फास्ट ट्रैक माई आरसीटी मैंने हाइपो को समझा, पढ़ा, सीखा, लोगों से सीखा, कोर्सेज किए, फिर उसके बाद मेरे को सही तरीका मालूम पड़ा जो हाइपो को कैसे यूज़ करना है। एंड उसकी काफ़ी सारी बातें हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो आज क्या टॉपिक है हमारा, हाइपो एक्सीडेंट्स। और चलिए अपनी टैब पे चलते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले आपको मालूम है कि इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर करिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिए। फ्रेंड्स, इस फोटोग्राफ्स को देखिए, कैसा लग रहा है ये ब्लैक मार्क्स, स्वेलिंग ऑर्बिटल रीजन के नीचे काफ़ी सारे। अगर ये पेशेंट खुद को जब शीशे में देखा तो काफ़ी डर जाएगा। ऐसे मेरे दो चार जो इंसिडेंट्स हुए हैं, उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे फ़ोटो देखी तो पहले देख के तो मैं भी डर गया कि ये मेरे को तो चेहरा ही पहचान में नहीं आया, इतनी मोटी मोटी स्वेलिंग हो जाती है। तो और पेशेंट का तो घबराना वाजिब ही है। आप ये देख सकते हैं कि हाइपो ने यहाँ पे तो परफोरेशन ही कर दी है टिश्यू के अंदर। तो आप ये देख सकते हैं ये सारा लिप भी अंदर से सूज जाता है इस तरीके से पेशेंट का। तो अगर इस तरीके का हाइपो को यूज़ करने के बाद अगर कुछ दिक्कत हुई है तो आप समझ जाना कि ये हाइपो एक्सीडेंट होता है। तो जो सिम्टम बताएंगे वो क्या बता सकता है कि एडिमा मतलब कि सूजन आ जाएगी पेशेंट के अंदर, और इस तरीके का ही मतलब कि वो इमीडिएटली भी हो सकती है, घर जाके डिलेड भी हो सकती है। एकाइमोसिस मतलब कि पेशेंट का जो ये ब्लैक कलर के मार्क्स है, यहाँ पे खून इकट्ठा हो गया है, इस तरीके के भी चेंजेस पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तीसरा टिश्यू नेक्रोसिस, जैसे उसके अंदर छेद जो मैंने दिखाए थे कि हाइपो को हाई कंसंट्रेशन में और बहुत ज़्यादा बाहर पेरियापाइकली चला गया है, तो सारे के सारा जो टिश्यू को आसपास के टिश्यू है उसको नेक्रोज कर देगा। वो उसका साइटोटॉक्सिक रिएक्शन है, उससे नहीं बचा जा सकता। एंड यस, पेन तो पेशेंट को बहुत होता है और कई बार तो इमीडिएट होता है, कि इतना इमीडिएट होता है कि हमें एनेस्थीसिया देना पड़ता है अगर नहीं दे रखा है तो। और एनेस्थीसिया दे रखा तो उसके बाद भी पेशेंट को पेन होता है एंड काफ़ी देर तक रहता है। अगर आपने कोई नर्व टिश्यू के आसपास अगर कुछ ऐसा कर दिया है, मतलब कि जैसे सपोज सेकंड मोलर था लोअर का एंड आपने अपाइकल परफोरेशन भी कर रखी थी, जिसके कारण हमारा हाइपो बाहर चला गया, हमारी नर्व के आसपास चला गया है, तो हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए वो वहाँ पे नर्व पेरेस्थीसिया हो जाए। पेशेंट ये कहता रहे कि उसका लिप भारी भारी लग रहा है, सुन जैसा लग रहा है। तो अब आखिरकार की जो एक्सीडेंट्स हैं, इसका मेन कारण क्या है? तो जो मेन कारण हो सकता है वो एक तो हो सकता है रूट परफोरेशन। बहुत बार हम कैनाल को सर्च करने के चक्कर के अंदर रूट को परफोरेट कर देते हैं एंड हमें ये मालूम नहीं होता। हम फाइल डालते हैं, हम तो कैनाल समझ के डाल रहे हैं, फाइल डाला, उसकी बीएमपी कर दी। अब जो परफोरेशन से थोड़ी और बड़ी हो गई, अब हमने जब फाइलिंग कर दी है तो उसी जगह पे हम इरीगेट भी करेंगे। अब हमने अपनी कैनाल के अंदर अपनी सिरिंज को इंट्रोड्यूस किया और हाइपो को डाल दिया एंड वो सारा का सारा जो हाइपो है वो सारा का सारा पेरी अपाइकल या पेरी रेडिकुलर टिश्यू के अंदर ही है, जो कि एक साइटोटॉक्सिक रिएक्शन करा सकता है एंड पेशेंट को दर्द, सूजन और इस तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं। अब जैसे इस पर्टिकुलर केस के अंदर देख सकते हैं कि ये एक परफोरेशन है, और जो ये परफोरेशन है इसको तो हम कैनाल ही मानेंगे। एक जो फ्रेशर डेंटिस्ट है, जब मैं यंग था तो मैं भी इसको कैनाल ही मानता, मैंने ये सारी मिस्टेक कर रखी हैं और इसको इरिगेट कर देता एंड इरिगेट कर देता, तो यहीं से हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो दिक्कत होती है इनकरेक्ट वर्किंग लेंथ होती है, एंड खासकर जब हम वर्किंग लेंथ को बड़ा ले लेते हैं छोटा लेने की बजाय। मान लेते हैं कि हमारा जो वर्किंग लेंथ है वो हमने 20 ले ली एंड वो जो एक्चुअल वर्किंग लेंथ वो 18 थी, तो यानी अब हमारी फाइल भी 2 mm बियॉन्ड गई है, हमारा जो इरीगेंट है वो भी 4-5 mm बियॉन्ड जाएगा एंड वो इरीगेंट हमारा जो टिश्यूज़ का है उसको नेक्रोटाइज करा देगा एंड हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इस तरीके से फाइलिंग, तो यानी हमें एक जब हाइपो की इरिगेशन, इसीलिए मैं बीएमपी के बाद करता हूँ, क्योंकि मैं एक बार पहले बीएमपी को कंप्लीट कर लेता हूँ, उसको वर्किंग लेंथ को करेक्ट चेक कर लेता हूँ, उसी के बाद मैं एक प्रॉपर हाइपो की इरिगेशन की साइकिल यूज़ करता हूँ। जब मेरे को ये श्योर हो कि मेरी वर्किंग लेंथ करेक्ट है, मेरे को कितने mm दूर रखनी है अपनी नीडल, इन सब चीज़ों को मैं जब पूरा कर लेता हूँ तभी मैं एक प्रॉपर हाइपो की साइकिल को यूज़ करता हूँ।
फिर फोर्सिंग द नीडल, बहुत बार मैंने ये भी देखा है अपने स्टूडेंट्स के साथ कि, और मैं भी ये खुद गलती करता था कि हम नीडल को तब तक डालते हैं जब तक वो फंस नहीं जाती, रुक नहीं जाती, एंड जब हम उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं तो हाइपो के पास वापस आने का रास्ता ही नहीं है। सो व्हाट विल डू, इट विल गो पेरियापाइकली। तो आपने एक तरीके से नीडल को वेजिंग एक्शन नहीं करना है। आपकी नीडल जब फंस जाए तो उसको 1 mm विड्रॉ करें एंड देन इरिगेट। आपकी नीडल के आसपास चारों तरफ से स्पेस होना चाहिए ताकि उसका जो फ्लूइड जो अंदर जा रहा है, इरिगेंट जो अंदर जा रहा है, उसको बाहर आने का रास्ता हो, अदरवाइज इट हैज़ नो चॉइस टू गो पेरियापाइकली। फिर एनाटॉमिक वेरिएशन हो सकती है। कई बार क्या होता है कि रूट टिल्टेड हो सकती है, रूट कर्व हो सकती है, सी शेप कैनाल हो सकती है, जो कि हमको समझ नहीं आता एंड वी टेंड टू मेक मिस्टेक। फिर कंसंट्रेशन ऑफ इरिगेंट भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है कि हमने कितने कंसंट्रेशन को यूज़ किया है। अगर 5 को किया है तो डैमेज ज़्यादा होगा, अगर 3 को किया है कम होगा, 1 को किया है तो और भी कम होगा, लेकिन 3 से कम यूज़ करना मेरे हिसाब से रिकमेंडेड नहीं है। कई पेशेंट को हो सकता है किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, तो हो सकता है हमारे हाइपो से ही एलर्जी हो। एंड लास्ट इज नो आइसोलेशन। मैं भी स्टार्टिंग में ये गलती करता था, मैं नॉर्मल सेलाइन की तरह ही उसको यूज़ करता था, पेशेंट के में डालता था एंड कहता था कि स्पिट कर लो, नहीं। लेकिन अगर आपने हाइपो अब से यूज़ करना है तो इसको आपने प्रॉपर आइसोलेट होना चाहिए। आपका जो इवन आपको कॉटन भी, अगर रबर डैम यूज़ कर रहे तो दैट्स द बेस्ट। अगर आप रबर डैम नहीं कर रहे तो मेरा जो प्रोटोकॉल है, वो एक जो मेरा असिस्टेंट है वो सक्शन टिप बिल्कुल टूथ के ऊपर लगा के खड़ा होगा एंड मेरे हाथ में कॉटन भी होगी कि अगर सक्शन से जो हाइपो बच जाएगा वो मेरी कॉटन एब्जॉर्ब कर ले, ताकि जो हाइपो है वो ना ही जिंजाइवा से कहीं टकराए और ना ही पेशेंट को कोई भी पता लगे। अगर पेशेंट आपसे ये कहता है अनप्लेजेंट टेस्ट है या कुछ है, तो आपका जो हाइपो है वो लीक हो रहा है, आप सही से आइसोलेट उसको नहीं कर पा रहे, एंड आइसोलेशन नहीं होना भी एक बहुत बड़ा रीजन है एक हाइपो एक्सीडेंट्स होने का। नेक्स्ट है कि भाई अगर अब आपसे ये गलती हो ही गई है तो अब आप कर क्या सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको पेशेंट को एश्योर करना पड़ेगा कि आपसे क्या हुआ है। एंड मैंने ओवर द टाइम्स जो ये 5-6 मिस्टेक्स करी हैं उससे ये सीखा है कि पेशेंट को अगर हम बता दें कि क्या हुआ है तो वो पेशेंट थोड़ा एश्योर हो जाता है, ताकि सही समझता है। नॉर्मली अब कोई डॉक्टर ये तो नहीं कह सकता कि उसकी गलती है, तो हम नॉर्मली, मैं अपने पेशेंट को ये कहता हूँ कि हमारा जो दवाई हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो आपको सूट नहीं कर रही है, हमने हाइपो यूज़ करा है तो हम नेक्स्ट टाइम आपका दूसरा यूज़ करेंगे, लेकिन अब आपको ये सूजन हो ही गई है, आपको पेन हो ही गया है, तो वी विल वेट फॉर सम डेज टू सबसाइड एंड फिर हम उसका आगे का ट्रीटमेंट करेंगे। पेशेंट को एश्योर करना पड़ता है कि ये जो स्वेलिंग आई है, ये जो पेन हो रहा है उसको, ये टेम्पररी है एंड इट विल सबसाइड इन 1 और 2 डेज। कई बार ये सब दिक्कतें, अगर सूजन ज़्यादा है या पेन ज़्यादा है तो वो कई बार सबसाइड होने में 1 वीक भी ले सकता है। तो एक बहुत ज़्यादा जल्दी पेशेंट का पेन ख़त्म हो जाएगा ऐसे वादे ना करिए। फिर क्या है कि आपको एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन भी करना चाहिए। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे तो आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है कि भाई आपने नीडल कौन सी यूज़ कर रखी थी, क्लोज एंडेड थी या ओपन एंडेड थी, रबर डैम यूज़ कर रखा था या नहीं कर रखा था। अगर नहीं कर रखा था तो आइसोलेशन आप कैसे कर रहे थे, वर्किंग लेंथ आपकी ठीक थी या नहीं थी, कहीं वर्किंग लेंथ रॉन्ग होने की वजह से तो नहीं था। मेरे को 2 केस मेरे को अच्छे से याद है जिसमें मैंने रॉन्ग वर्किंग लेंथ लेने के कारण ये हुआ था। तो जो ये रॉन्ग लेवल के, तो उसमें तो मेरा सारा ही इरिगेंट पेरियापाइकल टिश्यू पे गया था एंड वो दोनों ही पेशेंट लौट के वापस नहीं आए। तीसरा हो सकता है वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन। वो तो अब हम जब उसको कैनाल ही मान रहे हैं, बाकी गलती कर चुके हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि गलती वो हम एक्चुअली कर रहे हैं उस वक्त। तो वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। एंड क्लिनिकल पिक्चर्स आप उस वक्त की भी ले लीजिए, नेक्स्ट डे पेशेंट की आप मंगा सकते हैं या चेकअप के लिए बुला सकते हैं कि आपका जो ट्रीटमेंट है, पेशेंट को दर्द तो नहीं हो रहा है, अब जो दिक्कत हो चुकी है वो हो चुकी है, अब तो आप उसको मैनेज कर रहे हैं। फिर आपको जो ट्रीटमेंट करना है वो अकॉर्डिंग टू सिविरिटी करना है। अगर आपकी ऑन द चेयर पे ही पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है तो आप लोकल एनेस्थीसिया उसको दे दीजिए। अगर लोकल से नहीं होता उस नर्व पूरा प्रॉपर नर्व ब्लॉक भी आप दे सकते हैं। और अगर घर जाके डिलेड हो रहा है तो उसको एनाल्जेसिक्स पेशेंट को अकॉर्डिंगली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं।
फिर आपको एंटीबायोटिक भी देना चाहिए। पर्टिकुलरली एंटीबायोटिक उनको का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो स्वेलिंग के अंदर कोई हमारी सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो जाए, तो बैक्टीरिया वहाँ पे डेवलप ना हो जाए, इस वजह से आप एक एंटीबायोटिक का कोर्स चलाते हैं। एंड मेरी प्रेफर्ड ड्रग ऑगमेंटिन 625 प्लस मेट्रोजिल 400 mg है। फिर अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए मैं स्टेरॉइड्स दे देता हूँ, जैसे डेक्सामेथासोन 0.5 mg। अगर पेशेंट को एक स्वेलिंग उसी वक्त आपको बढ़ती हुई दिख रही है अपनी नज़र से, तो आप वहाँ पे कोल्ड पैक्स भी पेशेंट को लगाने के लिए बोल सकते हैं ताकि स्वेलिंग कम से कम आए। एंड लास्टली दोस्तों, अगर आपको पेशेंट को अगर कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है तो उसको बिल्कुल आपने निगलेक्ट नहीं करना है एंड इमीडिएटली पेशेंट को किसी फिजिशियन या हॉस्पिटल में भेजना है ताकि वो फर्दर डायग्नोस कर सकें कि अब इस पेशेंट का क्या करना है। फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको हाइपो एक्सीडेंट की में आपके बारे में कुछ बता पाया हूँगा, और अगर ये सब चीज़ें आप प्रॉपरली सीखना चाहते हैं, ये गलती जो मैंने करी है वो रिपीट नहीं करना चाहते हैं, आप हमारी गलतियों से सीखना चाहते हैं, तो आप GDS डेंटल एकेडमी ज्वाइन करिए। यहाँ पर हम आपको बहुत अच्छे से आपको ये सारी बातें बताएंगे, पेशेंट पे कराएंगे एंड आपको कॉन्फिडेंस दिलाएंगे। आपकी नॉलेज कितनी भी किसी भी लेवल पे हो तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। उस सारी स्टेजेस पे मैं भी था कभी, और वो जो स्टेजेस जो आप आज मिस्टेक कर रहे हैं वो मैं सारी कर चुका हूँ। सो आई नो कि हाउ टू डील विद इट। तो अगर आप भी एंडो कोर्स करना चाहते हैं, जनरल डेंटिस्ट्री कोर्स करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर वॉचिंग अदर यूजफुल वीडियोस। थैंक यू।